हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान सीरीज और भारतीय संविधान में संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। कुछ विशेषताएं हमने 2 वीडियो में पढ़ी हैं। आज हमारा विशेषताओं से रिगार्डिंग ये तीसरा वीडियो रहेगा। कुछ विशेषताएं इसमें कवर करेंगे, जो बच जाएगी वो अगले वीडियो में आपको पूरी फाइनल कर दी जाएगी। आज अपन पढ़ते कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में जो हमने लास्ट वाले से कंटिन्यू सीरीज को कर सकते हैं, यानी कि 12वीं प्रकार की जो विशेषता, 12वीं प्रकार की हमारी विशेषता क्या कहती है। बहुत ही बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा दोस्तों। यह कहता है संघात्मक व एकात्मक, संघात्मक व एकात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। क्या है दोस्तों, इसको समझिएगा। यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और भारत की शासन प्रणाली कैसी है। क्या भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है या एकात्मक है, या फिर संघात्मक और एकात्मक का कॉम्बिनेशन है, किस तरह की व्यवस्था है, इसको जानते हैं। हमें तभी समझ में आएगा जब हमें पता होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या चीज होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या चीज होती है। तो देखिए दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या चीज होती है, इसको सबसे पहले समझते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को कहा जाता है फेडरल सिस्टम या फिर फेडरलिज्म कहा जाता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है यूएसए। यूएसए एक संघात्मक शासन व्यवस्था का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यानी कि जो प्योर संघात्मक शासन या फिर जो प्योर फेडरलिज्म को जो फॉलो करता है वो है आपका यूएसए। तो क्या होता है फेडरलिज्म में या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था में, क्या विशेषता होती है। देखो, इसमें एक तो रहता है आपका सेंटर, मैं सी से लिखूंगा। इसके बाद में जो भी रहते हैं आपके स्टेट रहते, ये राज्य हो गए, ये आपके स्टेट हो गए, ये आपके स्टेट हो गए। किसकी बात कर रहा हूं मैं संघात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहा हूं। इसमें क्या होता है, देखो, ये आपका जो केंद्र होता है और केंद्र के साथ में ये वाले राज्य, यानी कि यूएसए की बात करूं तो यूएसए के साथ में 50 राज्य हैं। यानी कि यूएसए आपका जो यूनियन है, इसके फेडरेशन है, इस फेडरेशन के साथ में टोटल 50 राज्य हैं। इस फेडरेशन में 50 राज्य हैं। मैंने 3 का इस तरह से एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें क्या क्या विशेषता होती है ये देखो। ये जितने भी केंद्र हैं और उनके साथ में जो राज्य एक मिलके एक फेडरेशन का निर्माण करते, एक संघ का निर्माण करते हैं, और ये एक जो संघ बनता है वो आपका समझौते का परिणाम होता है। पहली बात, क्या समझे, समझौते का परिणाम। यानी कि इनके बीच में एक संधि हो रखी है, इनके बीच में एक समझौता हो रखा है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है। कि बोलोगे कि सर एग्रीमेंट जब टूट जाए या फिर एग्रीमेंट का फुलफिल नहीं हो या फिर एग्रीमेंट का सही तरीके से पालन ना हो तो क्या होगा, ये संघ टूट जाएगा। संघ टूट जाने का मतलब कोई भी राज्य है, ये सपोज दैट अलास्का राज्य है यूएसए का, तो ये जिस दिन चाहेगा कि यार जो समझौता हुआ था, जो संधि हुई थी, जो शर्तें हुई थी, वो मुझे पसंद नहीं आ रही है या फिर उनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है या फिर ये मेरे फायदेमंद नहीं है, तो मैं अलग होना चाहूंगा, तो वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो भी राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं वो किसका परिणाम होता है, एक समझौते का परिणाम होता है। ओके, तो राज्यों के पास में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। राज्यों के पास में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं, इन राज्यों के पास में अपना एक संविधान होता है और अपने संघ का, यूएसए का एक अलग संविधान होता है। जैसे कि अलास्का के एग्जांपल लेता हूं, अलास्का का अपना अलग से संविधान है और अलास्का के लोग जो होते हैं यूएसए के संविधान को भी फॉलो करते हैं। यानी कि 2 संविधान है, एक तो अलास्का का अपना संविधान, दूसरा वो किस संघ में शामिल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यानी कि इस संघ में शामिल है, तो यूएसए के संविधान को भी फॉलो करते हैं। तो यानी कि राज्यों का अपना संविधान होता है। राज्यों का अपना संविधान होता है। अब अगली बात करें, ये जैसे कि मैं राज्य की बात करूं, कैलिफोर्निया राज्य की बात करूं तो, या अलास्का राज्य की बात करूं, उसमें क्या होता है, यानी कि जो अलास्का राज्य होता है, जो कैलिफोर्निया राज्य होता है, उसकी अपनी नागरिकता होती है और संघ की उसकी अलग नागरिकता होती है। जैसे कि किसी ने कह दिया कि आप कहां के नागरिक है, तो बताइए मैं कैलिफोर्निया का नागरिक हूं, मैं यूएसए का नागरिक हूं, यानी कि डुअल सिटीजनशिप फॉलो करता है या फिर दोहरी नागरिकता को रखता है। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा होता है, नहीं होता है।
तो वो उसके बाद में डिस्कशन करेंगे कि यदि प्योर फेडरलिज्म होता तो क्या होता और प्योर यूनिटरी सिस्टम होता तो क्या होता। बट भारत ने इसका कॉम्बिनेशन करके आधी चीजें इनकी रखी हैं, आधी चीजें इनकी रखी हैं, तो किसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट है वो आगे देखेंगे। इसके बाद में मैं कहता हूं कि राज्यों की दोहरी नागरिकता। ये है जब फेडरलिज्म सिस्टम की बात करें या फिर एक फेडरेशन की बात करें तो इनमें इस तरह की स्वतंत्रताएं होती है या फिर इस तरह का एक संघ का निर्माण होता है। यानी कि यूएसए के जो 50 राज्य हैं, 50 राज्य में से कल यदि कोई राज्य चाहता है कि मुझे अलग होना है तो बिल्कुल अलग हो सकता है। वो राज्य अपनी अलग नागरिकता रखता है और संघ की अलग नागरिकता होती है। राज्य का अलग संविधान होता है, उसका अलग संविधान होता है। तो आप बोलोगे सर वे क्यों संघ में शामिल हुए? क्योंकि कुछ ऐसा होता है जैसे कि कुछ वित्तीय परिस्थितियां होती हैं, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, मुद्राएं चलती हैं, या फिर सामरिक दृष्टि से कह दो या फिर सुरक्षा की दृष्टि से वो एक संघ में रहना चाहते हैं, उससे बहुत सारे के फायदे होते हैं, तो वो एक संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो दैट्स वाई ये इसी तरह से एक संघ में शामिल होते हैं और इसी को कहा जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, यानी कि राज्यों के पास में पावर अपने अलग होते हैं और केंद्र के पास में अपने अलग अलग पावर होते हैं। ऐसा उस संविधान में रिटर्न में होता है। यानी कि संविधान राज्यों को अपने पावर देता है, सेम वे केंद्र को भी अपना क्या देता है, पावर देता है। उसी के अपोजिट अपन बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था की। एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है आपका ब्रिटेन। मैं बात करूं ब्रिटेन की तो उसमें क्या होता है उसको देखिए। जैसे कि मैं एकात्मक शासन व्यवस्था की मैं बात करूं तो एकात्मक शासन व्यवस्था में ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, इसके साथ में ये आपके क्या हो गए, स्टेट हो गए, यानी कि आपके क्या हो गए, राज्य हो गए। ओके, अब मुझे एक चीज बताइएगा, एकात्मक शासन का मतलब होता है कि उसमें जो भी शासन चलेगा, जो भी व्यवस्था चलेगी, जो भी फ्रीडम होगा, जो भी राइट्स होंगे वो एक व्यक्ति के पास में होगा, एक व्यक्ति के पास में होगा। यानी कि एक ही जगह से सारी चीजें मॉनिटर की जाएगी, यानी कि संघ संघ साथ साथ नहीं होती। संघ से याद रखो, संघ संघ इसको भी है, इसको भी है। एकात्मक का मतलब होता है एक के पास में पावर होना, यानी कि इसमें हमेशा क्या होगा, सेंट्रल बहुत बड़ा पावरफुल होगा और राज्यों के पास में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होगी। जैसा सेंट्रल बोलेगा वैसा का वैसा राज्यों को फॉलो करना पड़ेगा। देखो अब तो इससे संबंधित थोड़ी कंपेरिजन कर लेते हैं। क्या यह समझौते का परिणाम होता है? बिल्कुल नहीं होता है, इसमें कोई समझौता नहीं। यदि समझौता होता तो क्या होते, उनके पास फ्रीडम होती, बट हम कहते हैं कि इन राज्यों के पास में कोई स्वतंत्रता नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं रखते। ओके, राज्यों के पास में पूर्ण स्वतंत्रता होती, बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं होती। राज्यों को अपना संविधान होता है, बिल्कुल नहीं होता। जो सेंटर संविधान बना देगा वो पूरा का पूरा संविधान इन पे लागू होना है, इनको फॉलो करना है। राज्यों की दोहरी नागरिकता होती, जी नहीं, या इन राज्यों के पास में दोहरी नागरिकता नहीं होती। जो सेंट्रल की नागरिकता होती वो कंट्री की एक ही, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। अब देखिए, ये तो सिस्टम चलता है प्योर ब्रिटेन में चलता है। ये जो सिस्टम चलता है वो चलता है आपका यूएसए में, जो कि प्योर फेडरेशन है और ये प्योर यूनिटरी सिस्टम है। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने न तो इस पूरे सिस्टम को इस तरह से फॉलो किया है, न ही इस सिस्टम को फॉलो किया है। इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया है, जिसे कहा जाता है क्वाज़ी फेडरल या फिर क्वासी फेडरल या फिर अर्ध संघीय शासन प्रणाली। कौन सी है? अर्ध संघीय शासन प्रणाली। अर्ध संघीय शासन प्रणाली क्या है दोस्तों? ये वर्ड ही ये ऊपर वाला हेडिंग है। क्या कहता है? संघात्मक और एकात्मक दोनों का अद्भुत संयोग है। यानी कि न केवल संघात्मक है और न ही एकात्मक है, बाकी इन दोनों तत्वों का इन्होंने क्या किया, अच्छे से मिश्रण किया है और उसी को कहा जाता है अर्ध संघीय शासन प्रणाली। हालांकि कहने में कहते हैं कि भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है, परंतु संघीय शासन प्रणाली कहते हैं, ये दिमाग में आता है तो पूर्ण रूप से संघीय शासन प्रणाली वाला देश नहीं है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। हम कहने में कहते हैं संघीय शासन प्रणाली, लेकिन अब इसके फीचर देखते हैं, क्यों हमने ऐसे सिस्टम को फॉलो किया, इसके पीछे की विचारधारा को देखते हैं। देखो, जब अपना भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे जो फाइंडिंग फादर थे या फिर हमारे संविधान निर्माता थे, यानी कि हमारी संविधान सभा में बिग ऑफ द बिग ब्रेन बैठे थे, बड़े बड़े दिमागी लोग बैठे थे। ये उन्हीं की उपज है कि हमने इस अच्छे सिस्टम को फॉलो किया। इनका मानना था कि यार हमारे देश में एकता और अखंडता का कोई तोड़ ना सके। यदि यार ऐसा सिस्टम फॉलो करते तो हमारे देश में एकता और अखंडता रहती क्या? नहीं रहती, क्योंकि राज्य कभी भी अलग हो जाता। राजस्थान चाहे तो कभी अलग हो जाता, यूपी अपनी इच्छा अनुसार अलग हो जाता, पंजाब कभी भी अलग हो सकता, बट
बट हमने कहा था हमें एकदम फेडरलिज्म वाला सिस्टम नहीं चाहिए, हमें जो फेडरेशन का जो संघ होता है वो हमें संघ नहीं चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। तो किसी ने कहा कि इस टाइप का सिस्टम फॉलो कर ले कि नहीं, इसमें रहेगा तो राज्यों के पास तो कोई फ्रीडम ही नहीं रहेगी। हम राज्यों को स्वायत्तता देना चाहते हैं, राज्यों को फ्रीडम देना चाहते हैं, लेकिन यूनिटी भी टूटनी नहीं चाहिए, हमारी एकता और अखंडता भी टूटनी नहीं चाहिए। तो हमारा ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, इसके पीछे का जो उद्देश्य था, इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, देखो, यानी कि एकता और अखंडता को बनाए रखना, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा राज्यों को स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब होता स्वतंत्रता या फिर अपना राज्य, स्वायत्तता सुनिश्चित करना। ये हमारे फाइंडिंग फादर थे, यानी कि हमारे संविधान निर्माता थे, उनका ये ऑब्जेक्टिव था और इसी तरह से हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया और ये बहुत बड़ी खूबसूरती है जिसको अपन 12वें पॉइंट पे देखते हैं, संघात्मक एकात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। अब इसमें होता क्या है, हमने देखो, अब हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 1 है, वो इस बात को बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट कर लेता है कि हम किस टाइप के सिस्टम को फॉलो करेंगे। वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि हमने जो संघ के लिए जो वर्ड होता है वो होता है जो अमेरिका यूज करता है, वो यूज करता है फेडरेशन, और हमने किसका वर्ड यूज किया है, हमने वर्ड किया है यूनियन। हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, हमने वर्ड यूज किया है यूनियन, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। यानी कि राज्यों का कैसा संघ होगा, हमने कहा था हम फेडरेशन नहीं रखेंगे, और हम कैसा रखें, एक राज्यों का यूनियन रखेंगे, यानी कि राज्यों का संघ रखेंगे। क्या रखेंगे, राज्यों का संघ। कैसा होगा, राज्यों का। और कैसा संघ होगा, यानी कि विघटित राज्यों का अविघटित संघ, यानी कि संघ विघटित कभी नहीं होगा और राज्य विघटित हो सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखें, यदि कोई चाहे कि हमें अलास्का को विघटित करना है तो सेंट्रल कभी भी अलास्का को विघटित नहीं कर सकता। यदि संघ में रहेगा अपनी इच्छा अनुसार रहेगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमें लगा कि आंध्र प्रदेश को एक टुकड़ा अलग करके हमें तेलंगाना बना देना चाहिए, तो हमने क्या किया, तेलंगाना बना दिया। क्या कर सकते हैं, उस संघ के अंदर कुछ भी घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन संघ से कोई पार्ट अलग नहीं कर सकते। यानी कि फेडरलिज्म में क्या होता है, आप उसको अलग कर सकते हो, लेकिन यूनियन में आप क्या कर सकते हो, किसी भी पार्ट को अलग नहीं कर सकते हो, बट अंदर ही उसको तोड़ मरोड़ कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, एरिया चेंज कर सकते हो, बाउंड्री चेंज कर सकते हो। ओके, इसमें क्या है, यानी कि संघ के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, हमने यूनियन वर्ड का यूज किया है, यानी कि भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। और संघ के लिए जो वर्ड हमने यूज किया है वो वर्ड जो यूज किया है वो है यूनियन। और हमारा जो ये वाला जो सिस्टम चलता है, ये सिस्टम हमने कौन से देश के तर्ज पे लिया है, हमने कनाडा के सिस्टम को फॉलो, कनाडा के सिस्टम को हमने फॉलो किया है। यानी कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किससे आधारित है या फिर किससे प्रेरित है, वो कनाडा के शासन प्रणाली से प्रभावित है। ओके, अब इसके बाद में दूसरी बात करते हैं, इसमें क्या है, हमने क्या कहा था, एकता अखंडता बनी रहे, और दूसरी बात में हमने कहा था राज्यों को भी स्वायत्तता मिलती रहे। लेकिन जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इस विचारधारा के साथ में बन के आया तो हमें लगा कि यार एकता अखंडता तो बिल्कुल कायम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्यों को भी स्वायत्तता तो दी गई है, लेकिन राज्यों को वो स्वायत्तता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। ओवरऑल हमने इसका ओवरव्यू देखा या फिर हमने इसका कंक्लूजन देखा तो ये किसकी तरह ज़्यादा झुका हुआ था, वो एकात्मक सिस्टम की तरह ज़्यादा झुका हुआ था, एकात्मक सिस्टम की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। हम राज्यों को ये कोई भी फ्रीडम प्रोवाइड नहीं कर पाए। आप मुझे बताइए, क्या भारत में हमारे राज्यों की दोहरी नागरिकता है? नहीं है। तो ये सिस्टम हमारे अंदर नहीं है। जब अपन बात करते हैं कि राज्यों का अपना संविधान होगा, राज्यों का अपना संविधान नहीं होता, एक ही संविधान है इंडिया का, सारे राज्य उसको समान रूप से फॉलो करते हैं। राज्यों के पास में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है, जो भी होती है संसद सर्वे सर्वा होती है, जब चाहे तब राज्यों को 4 भागों में बांट सकती है, 2 भागों में बांट सकती है, नाम चेंज कर सकती है, सीमा चेंज कर सकती हैं। ओके, समझौते का परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये कोई समझौते का परिणाम नहीं। उस एट एनी कॉस्ट उसको इंडिया के साथ में रहना ही रहना है, उस संघ में रहना ही रहना है, वो अलग नहीं हो सकते। तो ज़्यादातर देखा जाए तो संघ एकात्मक की तरह ज़्यादा डाइवर्टेड है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पष्ट कीजिए भारत की संघीय शासन प्रणाली संघात्मक की बजाय एकात्मक की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या लिखोगे, देखो मैं आपको यहां से समझाता हूं। तो दूसरी तरफ आप कहोगे सर राज्यों को स्वायत्तता में इन्होंने दिया क्या, देखो यानी कि 3 प्रकार की मैं सूचियों की बात करूं, 3 प्रकार की मैं सूचियों की बात करूं,
एक आपकी होती है संघ सूची, दूसरी आपकी होती है राज्य सूची, और जो तीसरी आपकी होती है वो होती है समवर्ती सूची। क्या होता है इन सूचियों में, यानी कि सूची का मतलब होता है ये लिस्ट होती है, इसमें संघ अलग अलग सब्जेक्टों को बांट रखा है, अलग अलग सब्जेक्टों को बांट रखा है। यानी कि संघीय सूची में जो सब्जेक्ट होते हैं, जो विषय होते हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, और जो सब्जेक्ट राज्य सूची में होते हैं, जो विषय राज्य सूची में होते हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको होता है, राज्य सरकार को होता है। यानी कि राज्यों के पास में पावर है, यहाँ पर हर राज्य के पास में एक विधानमंडल होता है, यानी कि कहीं कहीं विधान परिषद भी होता है, बाकी विधानसभाएं हर राज्य की अपनी होती हैं। तो वहां पे उनको कानून बनाने का अधिकार दिया राज्य सूची के विषयों पर, यानी कि राज्यों को स्वायत्ता इन्होंने इस तरह से प्रदान की, तथा राज्य अपना प्रशासन इन सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग अपने अनुसार चला सकता है। ओके, समवर्ती दोनों के रूप में कॉमन होता है, यानी कि जब राज्यों को लगे तो राज्य भी इस पे कानून बना सकता है, लेकिन संघ भी इस पे कानून बना सकता है, ये दोनों के बीच में कॉमन है। अब देखो किस तरह से मैं कहूंगा कि हमारा जो संघीय शासन प्रणाली है वो एकात्मक की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड है। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां से रिमूव करता हूं और इसके बाद मैं इसको बताता हूं। यहाँ पे कुछ पॉइंट में लिस्टेड करता हूं, उन पॉइंट को अपन देखते हैं कि इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये एकात्मक की तरफ झुका हुआ है। देखो, यानी कि ये सूचियों की पहले बात करता हूं कि हमने ये तो कह दिया कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची से सब्जेक्ट को बांट दिया, राज्यों को अपना पावर दे दिया कि भी राज्य सूची पे तुम फुल फ्लैश कानून बना सकते हो, कोई इंटरफियर उस पर नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखें, संघ सूची में जो सब्जेक्ट है वो पावरफुल सब्जेक्ट, यानी कि महत्वपूर्ण सब्जेक्टों को, क्या कहूंगा, महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में डालना, ये अपना एकात्मक की तरह डाइवर्ट होने का, एकात्मक की तरह झुके होने का प्रमाण है। क्यों? राज्य कहेंगे हमें कानून बनाने की पावर तो आपने दिया है, पर हमें जो सब्जेक्ट दिए वो ज्यादा पावरफुल है ही नहीं। परमाणु परीक्षण हो गया, जो भी डिफेंस रिगार्डिंग हो गया, या फिर जितने बड़े बड़े जो मैटर हैं वो सारे के सारे किस सब्जेक्ट में डाल रखे हैं, यानी कि संघ सूची में डाल रखे हैं। दूसरी बात करें, यानी कि समवर्ती सूची में केंद्र के कानून की प्रमुखता, यानी कि होता क्या है कि समवर्ती सूची तो मैंने कहा दोनों में कॉमन होती है, राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। यदि किसी राज्य ने, सपोज दैट राजस्थान राज्य ने समवर्ती सूची के कोई विषय पे कानून बना दिया, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, केंद्र सरकार को लगा कि यार ये ऐसा कानून ये तो पूरे इंडिया में लगना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी सब्जेक्ट पे कानून बना दिया, तो तुरंत प्रभाव से राज्य का कानून खारिज हो जाएगा और वो वाला कानून सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। तो क्या कहता है कि समवर्ती सूची में केंद्र के कानून की प्रमुखता, यानी कि केंद्र ने कानून बना दिया तो बाकी वाले जो राज्य ने कानून बनाया था वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और उसका कानून वैलिड हो जाएगा। एक तो ये बात थी। इसके बाद में अगले विशेषताओं की मैं बात करूं तो इसी की मैं बात कर लेता हूं कि जब ये जो कानून जो भी बनते हैं ये एक संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं, यानी कि हमारा जो संविधान होता है, राज्यों के पास में अलग संविधान थोड़ी है, किस संविधान को अल्टीमेटली फॉलो करते हैं, यानी कि एक ही संविधान होता है हमारे देश का, और उसी के अकॉर्डिंग पूरे राज्यों की और केंद्र की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी कि राज्यों के पास में अपना पृथक संविधान नहीं है, जिस तरह से फेडरलिज्म सिस्टम में होता है। हमने कहा अलास्का, कैलिफोर्निया, इनके पास में अपना क्या होता है, एक अलग से संविधान होता है, और एक यूएसए का अपना अलग संविधान होता है। तो यहाँ पे अपना होता है क्या? नहीं होता है। वहाँ आपकी ड्यूल सिटीजनशिप होती है, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं, यानी कि इकहरी नागरिकता को फॉलो करते हैं। यानी कि राज्य इतने पावरफुल नहीं है, वो अपनी नागरिकता नहीं रख सकते, और उनको एक ही नागरिकता होती है, यानी कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ राजस्थान। हम किसी राज्य पर्टिकुलर के सिटीजन नहीं कहलाते हैं, उनके नागरिक नहीं कहलाते, हम इंडिया के नागरिक कहलाते हैं, भारत के नागरिक कहलाते हैं। ओके, इसके बाद में बात करते हैं, यार देखो राज्यों को हम कहते हैं स्वायत्ता तो हमने दी है, लेकिन जो राज्यों का जो हेड होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्य करते हैं क्या? नहीं करते हैं, वो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करता है। यानी कि राष्ट्रपति उपराज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी बात मैं करूं कि जब कभी भी आपातकाल लगता है, आपातकाल के दौरान जो राज्य की प्रशासन व्यवस्था वो कौन चलाता है? सीधी केंद्र के अंडर में चली जाती है। यानी कि आपातकाल में राज्यों की शक्ति, आपातकाल में राज्यों का शासन
केंद्र द्वारा चलाया जाना। इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो होलसोल हो जाती है और सारा जो प्रशासन का जो कार्य होता है वो किसी बंदे के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट सारा उसको डील करती है। इसका मतलब ये इतने सारे मैंने पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों के आधार पे मैं कह सकता हूं भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है वो एकात्मक शासन प्रणाली यानी कि यूनिटरी सिस्टम की ओर ज्यादा डाइवर्टेड है या फिर उसकी तरफ ज्यादा झुकी हुई है या झुकाव उसकी तरफ ज्यादा है। लेकिन संघीय शासन प्रणाली को भी हमने अच्छा कॉम्बिनेशन उसमें डाला है, क्योंकि हमने क्या किया कि राज्यों को काफी अच्छी स्वायत्ताएं दी हैं, उनको भी नकारा नहीं जा सकता। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि संघात्मक और एकात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग भारतीय शासन प्रणाली में किया गया है। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि क्या यदि भारत के शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली हमने संघ यूज किया है, फेडरेशन यूज नहीं किया, उसके लिए यूनियन वर्ड को यूज किया है, यानी कि संघात्मक जो शासन व्यवस्था है वो इंडिया में नहीं है और ना ही एकात्मक शासन व्यवस्था है। हम दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है, यानी कि उसका बहुत ही अच्छी तरह से तालमेल बिठा है। हमें क्या चाहिए थी, यूनिटी भी चाहिए थी, बट स्टेट्स को हमें फ्रीडम भी प्रोवाइड करनी थी। तो दैट्स वाई हमने उसके बीच का मार्ग को अपनाया और जिसको अर्ध संघीय शासन प्रणाली नाम दे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलो दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा और इसके बाद में चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो 13वां नंबर का। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगली जो हमारी विशेषता है 13 नंबर पे लिखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। जी हाँ, भारत के पास में अपनी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि भारत की अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कि क्या काम करती हैं, यानी कि संविधान को सर्वोच्च बनाए रखने का काम इसका है, नागरिकों के मौलिक अधिकार का वायलेशन ना हो ये काम उसका है। हालांकि दूसरा काम इसका यह है कि जब भी आपकी कार्यपालिका, विधायिका या फिर संसदीय शासन प्रणाली जो भी चलती हैं उसमें कानून सही तरीके से बनने चाहिए या फिर कार्यपालिका जो भी कार्य करती हैं उसको विधि के अकॉर्डिंग करना चाहिए। इन सारे कामों को रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम भी किसका है, भारत की स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का है, जो कि इस पिलर बहुत ही अच्छे पिलर के रूप में कार्य करती है। अब इसमें अपन देखते हैं, देखो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हो गया कि अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, दोस्तों आपको पता होगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंध में जब भी मैं बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि जो आर्टिकल 35 संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार में 5 प्रकार की रिट आपकी जारी कर रखी है वो फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों को लागू करने की अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल आर्टिकल है और उसको किसके अंडर में है, वो आपके भारत की न्यायपालिका के अंडर में है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में। तो जहां तक स्वतंत्र और जो निष्पक्ष न्यायपालिका है भारत के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरी तरफ से मैं कहूं ये संविधान, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान की व्याख्या करती है। व्याख्या किस सेंस में करती है, देखो यानी कि जब भी आपकी व्यवस्थापिका, एक आपकी व्यवस्थापिका होगी, एक आपकी कार्यपालिका होगी। व्यवस्थापिका का मतलब होता है कानून बनाना और इसका मतलब होता है आदेश जारी करना या फिर जो भी व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया है उस कानून को इंप्लीमेंट करना या फिर कानून के अनुसार व्यवस्थाओं को सही सुचारू ढंग से चलाने का काम होता है भारत की कार्यपालिका का। तो अब जुडिशरी क्या काम करती है, संविधान की व्याख्या कहां पे करेगी, एक तो यहां पे करेगी कि व्यवस्थापिका ने जो भी कानून बनाया है क्या वो संविधान के अनुसार बनाए हैं। यदि वो संविधान के अनुसार या फिर संविधान में जो भावना कह रही थी उस भावना को फॉलो उन्होंने नहीं किया है तो ये इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकता है, खारिज कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। अगली बात, यदि कानून सही बना दिया है और कार्यपालिका जो भी दिशा निर्देश दे रही है या फिर जिस तरीके से काम करवा रही है या काम नहीं हो पा रहा है या सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो इसको भी क्या कर सकती हैं, आदेश जारी कर सकती हैं, इसको भी क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती हैं, इसको दिशा निर्देश दे सकती हैं या फिर इसके भी कार्यों को क्या कर सकती हैं, अवैध घोषित कर सकती हैं। कौन कर सकती हैं, भारत की न्यायपालिका। इसलिए हमने क्या किया था, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के साथ साथ में जो अगला जो पिलर रखा था वो भारत की स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को रखा था। हालांकि दोस्तों ध्यान रखिए, भारत की जो भी न्यायपालिका होती है उनके जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट के जितने भी जजेस एंड चीफ जजेस जो होते हैं, चीफ जस्टिस एंड जो बाकी अदर जजेस जो होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और वो एक टेन्योर के लिए अपना काम करते हैं।
तो इस तरह से हमने देख लिया था भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका किस तरह से काम करती है, और ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी खूबसूरती है। इसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला है हमारा कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण क्या मतलब हो गया इसका, यानी कि भारत का संविधान जितना कठोर है उतना लचीला भी है। सुनते तो बहुत आए हैं, किस तरह से उस चीज को समझते हैं अपन। देखो, यानी कि संविधान हमारा बने हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं, और यदि उसी सिस्टम को अपन आज तक फॉलो करते आते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती। वो आपका 20वीं सदी का कानून था, आज अपन 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो हमें कानूनों में नयापन चाहिएगा, हमारे संविधान में हमें क्या चाहिएगा, नयापन चाहिएगा, हमारे संविधान में हमें इनोवेशन चाहिएगा। तो यह खूबसूरती भारत के संविधान में शामिल है। इन्होंने क्या किया है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन की जो भारतीय संविधान में जो खूबसूरती है वो हमारे अनुच्छेद 368 में दे रखी है, और ये अनुच्छेद 368 की ये विचारधारा हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट की है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये वाला आर्टिकल 368 में जो विचारधारा है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने अडॉप्ट किया है। क्या होता है इसमें, देखो, यदि हमें चाहिए कि यार संविधान हमारा पुराना उस समय का बना था, अब इसमें क्या है, नयापन लाना चाहिए। ये हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने पहले ही दिमाग में था कि जब आप आगे बढ़ेंगे, परिस्थितियां आएगी, देश कुछ अलग मोड पे जाएगा। आज हमारा देश अभी स्टार्ट हुआ है, वो विकासशील देश बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, बहुत सारी ज़रूरतें आएगी। इतना बड़ा राष्ट्र है, इतनी बड़ी कौम इसमें निवास करते हैं, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो इसमें संविधान में नयापन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस आर्टिकल को उन्होंने पहले से ही डाल दिया था, यानी कि संशोधन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, यदि कोई इस टाइप का शासक बैठा है और वो अपने अनुसार कुछ ऐसा परिवर्तन कर दे जो हमारे संविधान के मूलभूत जो तत्व हैं उनको भी गायब करते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हैं उनको ही गायब कर दें, तो ये बहुत बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। हमारे संविधान में जो खूबसूरतियां थी वही गायब हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या कहा है, इसमें कठोरता और लचीलेपन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन डाला है, यानी कि जो चीजें सामान्य है और जनता के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको समय के अनुसार चेंज होना जरूरी है, और ज्यादा बल्कि और लेंथी प्रोसेस उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको तुरंत अमेंड कर दीजिएगा। लेकिन जब लगता है कि आपकी ये प्रक्रिया बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी सेंसिटिव है, और आपको इसमें अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए, यदि आप अमेंडमेंट करते हो तो हमारे संविधान को खतरा पैदा हो सकता है, तो उसमें बहुत ही कठोरता का पालन किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति की मनमानी के अनुसार, उसकी मन मर्जी के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो इसी के तरह आर्टिकल 368 में या फिर भारतीय संविधान में 3 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख कर रखा है, जिसकी तरह उसमें कठोरता और लचीलेपन का कॉम्बिनेशन नजर आता है। देखो, यानी कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया की मैं बात करूं, यानी कि उसमें कहता है कि आप साधारण बहुमत से क्या कर सकते हो, साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हो। यानी कि आप साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हो। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं या फिर कुछ विषय ऐसे होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, पर समय के साथ में उसमें बदलाव जरूरी होता है। उसके लिए लेंथी प्रोसेस को हमें नहीं फॉलो करना है, जनता की जैसी भावना होती है उनके अकॉर्डिंग हमें उसमें अमेंडमेंट कर देना चाहिए। तो उसके लिए हमने साधारण बहुमत से संशोधन करने की प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसमें जैसे देखिए, हमें जैसे कि संसद के सदस्यों का वेतन बढ़ाना हो, सदस्यों का वेतन हो गया, या फिर हमें राज्यों का पुनर्गठन करना हो, या फिर किसी राज्य का नाम चेंज करना हो, या फिर किसी राज्य की सीमा चेंज करनी हो। इसके बाद में जैसे अपन देखिएगा, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, विधान परिषद का गठन करना हो, या फिर विधान परिषद को भंग करना हो, या फिर समाप्त करना, भंग नहीं कह सकता हूं मैं, विधान परिषद को समाप्त करना हो, विधान परिषद को समाप्त करना हो। यदि ऐसे कुछ अमेंडमेंट है तो आप साधारण बहुमत से उसको पारित करके अमेंडमेंट ला सकते हो, नवापन ला सकते हो। लेकिन बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा। दूसरे प्रकार का है विशेष बहुमत प्लस दोनों सदनों,
यानी कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिएगा, प्लस दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यदि उसमें आपको कुछ चेंजेस करना होता जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा सेंसिटिव है, यदि उनमें आपको अमेंडमेंट करना हो तो साधारण बहुमत तो क्या होता है, यानी कि 50% प्लस 1 से आपका साधारण बहुमत हो जाता है, यानी कि जितने सदस्य टोटल होते उनका 50% आ गया, मतलब आप उसको उस बेस पे उसको अमेंडमेंट कर सकते हो। इसमें क्या चाहिएगा, इसमें आपको विशेष बहुमत चाहिएगा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत होना चाहिए, यानी कि चाहे राज्यसभा से पास कर रहे हो या फिर उसके बाद में लोकसभा से, या लोकसभा प्लस राज्यसभा से पारित कर रहे हो। प्लस उसमें क्या करना है, यानी कि जो भी सदस्य उस दिन अवेलेबल है, जिस दिन वोटिंग हो रही है, उनमें 2/3 सदस्यों का वोट उसके फेवर में होना चाहिए, तभी आप उस बिल को क्या कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो। इसके बाद में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि आपको राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बदलना हो, राष्ट्रपति का आपका निर्वाचक मंडल बदलना हो, इस तरह के कुछ प्रोविजंस हैं, उनको यदि आप अमेंड करना चाहते हो तब आपको क्या करना चाहिएगा, तो आपको तीसरे प्रकार की प्रक्रिया जो कि अति कठोर है, उसको क्या बोला जाता है, यानी आपको विशेष बहुमत तो चाहिएगा। विशेष बहुमत कहां पे चाहिएगा, दोनों सदनों में, दोनों सदनों। ये बिल किस तरह से बनते, कानून किस तरह से बनते, क्या विधेयक होता, क्या बिल होता, किस तरह से बन के तैयार होते हैं, उनकी प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया अपन पूरी तरह से देखेंगे। यानी कि कोई भी बिल जैसे कि राज्यसभा में आ गया तो यदि साधारण बहुमत वाला है, साधारण बहुमत से वहां पे पारित हो गया, फिर लोकसभा में चला जाता है, फिर लोकसभा अप्रूव कर देती, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर देते और कानून बन जाता है, तब तक वो विधेयक कहलाता है, साइन नहीं होता प्रेसिडेंट का तब तक। ओके, फिर या फिर लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है, तब जाके कानून बन जाता है। तो इसी टाइप से मैंने कह दिया कि विशेष बहुमत दोनों सदनों में, दोनों सदनों, पहले एक में जाएगा फिर दूसरे में जाएगा। ओके, यहां तक आपने कह दिया, विशेष बहुमत से पारित कर दिया, तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, या फिर 2/3 बहुमत चाहिए उसमें, प्लस तीसरी कंडीशन है, ये पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन इसमें कहता है कि आपको आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिएगा, आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए, यानी कि वहां की विधानसभा से आपको क्या करवाना पड़ेगा, इस बिल को पारित करवाना पड़ेगा एटलीस्ट 50% से। ओके दोस्तों, देखिए यदि यार जटिल प्रक्रिया है, जैसे कि इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल, यदि आपको राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपको बदलना हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये ना हो कि वो लोग होने चाहिए, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल इत्यादि। अब देखो बहुत सारी इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इस अकॉर्डिंग बदली जाती हैं। अब दोस्तों देखिए, यानी कि ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत कोर पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ऐसे इसको अमेंड नहीं कर सकते हो कि साधारण बहुमत से अमेंड कर दिया, कल की डेट में देखा राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल ही हमने अपने अनुसार चेंज कर दिया। नहीं भैया, आप इतने बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एटलीस्ट आपको विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। दोनों सदनों में वोटिंग के टाइम में दोनों सदनों में जो आपका विशेष बहुमत से उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, विशेष बहुमत 2/3 की मेजोरिटी से उसको पारित करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आधे राज्यों के साथ में उसकी अप्रूवल चाहिएगी, या फिर उनके साथ में उनका बहुमत चाहिएगा। विधानसभाओं से आपको क्या करना पड़ेगा, पारित करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो रहता है हमारी कठोरता और लचील, इससे स्पष्ट समझ में आता है कि यार साधारण प्रक्रिया है, साधारण कानून है, जनता की डिमांड के अकॉर्डिंग है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल उसको एलिमेंट है उसको प्रभावित करता हो, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो जनता के लिए। लेकिन जब आपको चाहिए, आप फंडामेंटल एलिमेंट को चेंज कर रहे हो, बहुत बड़े कोर पोर्शन को चेंज कर, हो सकता है डिमांड पड़ जाती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उसका मिसयूज ना हो, इसलिए उसके प्रोसेस को थोड़ा कठोर बनाया गया है और इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत का संविधान जितना लचीला है उतना कठोर भी है। ओके दोस्तों, अब चलते अपन अगले पॉइंट की तरफ। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा संसदीय संप्रभुता। शायद 15 नंबर पे आएगा, जो भी हो नंबर देख लेना, कोई इशू नहीं है। संसदीय संप्रभुता व
न्याय के पुनरावलोकन में सामंजस्य। ओके, अब इसमें देखते हैं कि संसदीय संप्रभुता और न्याय के पुनरावलोकन में हमारे संविधान में ऐसी क्या विशेषता है जिसके मध्य से ये दोनों बहुत ही एक अच्छे कॉम्बिनेशन के रूप में काम करते हैं। देखो, यानी कि जिस तरह से हमने कहा था हमारे भारत की संसद के पास में बहुत ज़्यादा पावर दे रखे हैं, उनके पास में बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, जो भी बड़े बड़े कानून होते हैं जो राज्यों से संबंधित होते हैं, सेंट्रल से संबंधित होते हैं, भारत की संसद उसमें अच्छी तरीके से क्या कर सकती है, उसको अप्रूव कर सकती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, उसी तरह से जो दूसरा जुडिशरी सिस्टम है वो भी अपना एक दूसरी तरह से काम कर रहा है। देखो, ये आपके संविधान के अकॉर्डिंग, ध्यान दे दोस्तों, यानी कि संविधान के अनुसार इसमें क्या कर सकती है, कोई भी में संशोधन कर सकती हैं, संशोधन कर सकते हैं या फिर कोई भी कानून बना सकती हैं। किसके पास में पावर है, ये संसद के पास में पावर है, और संसद इस मामले में पूरी तरह से संप्रभु है, अपने पास में पूरी पावर रखती है। देखो, दूसरी तरफ हमने संविधान की जो व्याख्या करने का, हमें संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार जो दे रखा है, जो पावर दे रखी है, वो हमने किसको दे रखी है, भारत की इंडिपेंडेंट जुडिशरी को दे रखी है। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका हम कह दिया आप संविधान की व्याख्या करोगे, इनको कह दिया आप संविधान के अकॉर्डिंग बिल्कुल अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई भी कानून बना सकते हो, या फिर भारत की कार्यपालिका कोई भी आदेश दिशा निर्देश जारी करके उस कानून को क्रियान्वित कर सकती है। लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया इन्होंने की है, क्या ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इनकी व्याख्या करने का जो अधिकार हमने भारत की जुडिशरी को देके जो खूबसूरती भारत के संविधान में जो ऐड, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विशेषता के रूप में स्थापित है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत विश्व शांति का समर्थक है। यानी कि जब भारत अपना देश आज़ाद हुआ था तब उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया था कि भारत जो भी एक राष्ट्र बनेगा न तो पूंजीवादी को फॉलो करेगा न ही समाजवाद को फॉलो करेगा। यानी कि उस समय जो गुट चल रहे थे, भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया था, भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया था, गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया था तथा उस समय उन्होंने पंचशील सिद्धांत देके जो विश्व में शांति का जो समर्थन दिया था, किसी भी गुट का पक्ष न लेके दोनों में तटस्थ रहने की जो नीति अपनाई थी, वो अपने आप में एक अद्भुत लक्षण है भारतीय संविधान का। और इसके बाद में जो हमारा संविधान का आर्टिकल जो कहता है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो आर्टिकल 51 है, वो क्या कहता है कि भारत के सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को मेंटेन करे, शांति व सुरक्षा को बनाए तथा देशों के साथ में या फिर राष्ट्रों के साथ में सम्मानपूर्वक संबंधों को स्थापित करें। ये भारत की विदेश नीति का आधार है। हालांकि भारत की विदेश नीति शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया किसी भी आर्टिकल में, तो हालांकि विदेश नीति जैसी भावना तो इसी आर्टिकल में दे रखी है, तो इसलिए अपन कहते हैं कि भारत की विदेश नीति का आधार आर्टिकल 51 बताता है, जो कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखेगा तथा विश्व में अपने जो भी पड़ोसी देश हैं या फिर जो भी अन्य राष्ट्र हैं उनके साथ में जो संबंध स्थापित करेगा वो हमेशा सम्मानपूर्वक अच्छे संबंधों को स्थापित करेगा। तो इस तरह से यानी कि भारत एक विश्व में शांति का समर्थक बनके पंचशील सिद्धांतों को अपना के, गुट निरपेक्ष नीति को अपना के अपने आप में जो इन्होंने भारत के मूल्यों को जो स्थापित किया है वो अपने आप में कीर्तिमान। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वाली क्लास में हम बाकी के जो बच्चे हुए जितनी भी विशेषताएं उन सारी विशेषताओं का अपन कवर करेंगे और इसके बाद में हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। और यदि वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद ना आए तो दोस्तों इसको डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दीजिएगा, हमें कारण बताइएगा, हम वीडियो को और अच्छे से इंप्रूव करके आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू सो मच।